मैं अर्चना दत्ता लेके आई हूँ नया वीडियो आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ में अपने YouTube चैनल फार्मासिस्ट अर्चना पर। जो टॉपिक आज मैं लाई हूँ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि काफ़ी क्वेश्चंस आते भी हैं और उनके बारे में काफ़ी पूछा भी जाता है और उनका हमारी बॉडी में जाहिर सी बात है बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसको मैंने कई पार्ट्स में बनाया हुआ है क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक और बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसमें कि हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड का क्या नेचर होता है, क्या काम होता है, कितने टाइप की जो है उसमें हमारी रक्त कणिकाएँ होती हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग और उनके जो है होने वाली डिजीज़ेज़, ब्लड की कमी या ज़्यादा या किसी और तरीके की जो डिजीज़ेज़ हैं, ब्लड ग्रुप है, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसलिए इसको मैंने कई पार्ट में बनाया है। इसके लिए आप मुझको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, ताकि सब्सक्राइब करने से आपको इसके नेक्स्ट पार्ट आपको समय पर मिल जाए, जो कि मैं जल्दी अपलोड करती रहूँगी। तो आइए पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में सबसे पहले जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो खोज की थी हमारी बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में, वो थे विलियम हार्वे, सर विलियम हार्वे। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में किस प्रकार से होता है, हार्ट के थ्रू किस तरीके से जो है वो पंपिंग क्रिया के द्वारा ब्लड को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इनका नाम था सर विलियम हार्वे। और अगर हम स्टडी की करें तो ब्लड के बारे में हम जो स्टडी करते हैं वो हमारी ब्रांच है सीरोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में हम कंप्लीट ब्लड के बारे में पढ़ते हैं और सीरोलॉजी में हम सीरम के बारे में पढ़ते हैं। सीरम क्या है? ये ब्लड का पार्ट है जिसको भी कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इसको हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं हेमेटोलॉजी और सीरोलॉजी में। इसके अलावा ब्लड क्या है? ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू क्या होते हैं हमने पढ़ रखा है या फिर अभी हम आगे किसी न किसी पार्ट में लेकर के ज़रूर आएंगे कि टिश्यू क्या होते हैं। टिश्यू जो है हमारी जो बॉडी है उसकी जो यूनिट है, वर्किंग यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो कहलाती है सेल या कोशिका, जिसको हम कहते हैं। कोशिका, जब कई कोशिकाओं का ग्रुप मिलकर एक ही काम को करते हैं और एक ही जैसे होते हैं तो वो होते हैं टिश्यू, या जिनको हम हिंदी में ऊतक कहते हैं। उसी प्रकार से ब्लड भी एक तरीके का संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, या जिसको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। तो ये एक तरीके का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड के नेचर में होता है। ये एक नेचुरल कोलॉइडल सॉल्यूशन है। इसके बारे में अक्सर कहा जाता है ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन आता है ये किस टाइप का सॉल्यूशन है। ये एक नेचुरल कोलॉइडल सॉल्यूशन है। नेचुरल कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? कोलॉइड्स हमने पढ़ रखे हैं या आगे हम पढ़ेंगे भी, हमने इसको स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ते आए हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जब किसी सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट होता है वो सस्पेंडेड फॉर्म में होता है, घुला हुआ नहीं होता, सस्पेंडेड फॉर्म, यानी कि उसके पार्टिकल्स लिक्विड में बिखरे रहते हैं, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। मोटी मोटी भाषा में अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को छाने, उसका फिल्ट्रेशन करें तो उसके पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे और उसका सॉल्वेंट जो लिक्विड है वो अलग हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके का नेचर जो है ब्लड का भी होता है। ये एक प्रकार का कोलॉइडल सॉल्यूशन है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.055। इसका पीएच इसका होता है 7.4, यानी कि स्लाइटली एल्कलाइन। 7.4 स्लाइटली एल्कलाइन क्यों कहा गया? क्योंकि जो नेचुरल पीएच होता है किसी भी चीज़ का वो होता है 7 जो है ये न्यूट्रल है,
ये ना एसिडिक है और ना एल्कलाइन है, यानी ना ये एसिडिक यानी कि अम्लीय है और ना एल्कलाइन यानी कि क्षारीय है। 7 के थोड़ा भी ऊपर वैल्यू गई तो वो एल्कलाइन होना शुरू हो जाता है, क्षारीय होना शुरू हो जाता है, और 7 के नीचे वैल्यू जाने पर ये एसिडिक होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि ये 7.4 है तो स्लाइटली ये एल्कलाइन होता है नेचर में। अगर ये यही 7 के नीचे होता तो ये एसिडिक होता, बट इसका जो pH होता है वो 7.4 होता है, यानी कि ये स्लाइटली एल्कलाइन है। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, वॉल्यूम एक एडल्ट मैच्योर और स्वस्थ इंसान में इसका जो वॉल्यूम होता है टोटल वो होता है 5 to 6 लीटर। ये ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है। तो अब आगे हम बात करते हैं, ब्लड के बारे में इंट्रो पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि ये बनता कहाँ है। बनता कहाँ है, हम सभी ने पढ़ा है कि ये बनता है हड्डियों में। हड्डियों में भी कहाँ बनता है, ये हड्डियों की यानी बोन्स की बोन मैरो या अस्थि मज्जा में बनता है। बोन्स की अस्थि मज्जा में बनता है ब्लड। अस्थि मज्जा क्या होती है, बोन के ऊपरी हिस्से जो शॉर्ट एंड लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके एंड पे रेड बोन मैरो और मिडिल में येलो बोन मैरो पाया जाता है। या अस्थि मज्जा लाल अस्थि मज्जा या पीली अस्थि मज्जा होती है जो कि ब्लड का फॉर्मेशन करती है। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि चलिए ठीक है, ये बोन मैरो में पाया जाता है और बोन मैरो में बनता है, ठीक है, लेकिन हम अगर बात करें कि एक फीटस की, एक बच्चे की, वो बच्चा जो कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर के अंदर पल रहा है, उसमें ब्लड कैसे बन रहा है। तो अब हम कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि वो जी मदर के ब्लड से पल रहा है। नहीं, उसका अपना सर्कुलेटरी सिस्टम भी तो बन रहा है। उसका अपना सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बनेगा, ऑर्गन्स नहीं बनेंगे तो वो मदर के उससे जन्म लेते तक थोड़ी ना डिपेंड रहेगा। हाँ, मदर से उसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसका सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन तो मदर है, लेकिन उनका ब्लड बन रहा है खुद में। और खुद में कैसे बन रहा है, जब आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो जाइगोट बनता है, इससे एम्ब्रियो बनता है। इसका जो एग यॉक जो होता है, पीले रंग का भाग होता है, ये जो है ब्लड का फॉर्मेशन करता है एम्ब्रियो फॉर्म में। ये शुरू हो जाता है जेस्टेशन पीरियड के, जब शुरू होता है एग डिवाइड होना, उससे 3rd वीक के बाद से यॉक में जो है इसका ब्लड बनना शुरू हो जाता है। और उसके बाद ये 3rd मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है तब की बात मैं कर रही हूँ कि 3rd मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड जो होता है उस समय ये लीवर और स्प्लीन में बनता है। क्यों? क्योंकि 3rd मंथ से बच्चे के लीवर बन चुका होता है, तो यही, और यॉक जो है वो लगभग खत्म हो चुका होता है। तो ये जो है इसका फॉर्मेशन लीवर और स्प्लीन में होना शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बच्चा, जब तक उसमें हड्डी नहीं बन रही है, बोन्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तब तक उनमें ब्लड का फॉर्मेशन लीवर और उसके स्प्लीन में, लीवर यानी यकृत, स्प्लीन यानी कि जिसको हम लोग तिल्ली भी बोलते हैं, उसमें बनता है। अब आगे बात करते हैं ब्लड कंपोजिशन की। ब्लड कंपोजिशन, ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, ये हमने बताया कि एक तरल है जिसमें कि सस्पेंडेड फॉर्म में कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, जिसकी वजह से हम इसको कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। तो उसका आंसर ये है कि ब्लड कंपोजिशन जो है इसमें 60% फ्लूइड या प्लाज्मा पाया जाता है और बाकी 40% में इसके सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं। सेलुलर एलिमेंट्स मतलब कि इनकी ब्लड सेल्स, इसके जो कि सस्पेंडेड फॉर्म में होती हैं, वो ब्लड में घुल नहीं जाती हैं, ये सस्पेंडेड फॉर्म में होती हैं। और 60% इनका प्लाज्मा, 40%
ये इनका ब्लड का कंपोजिशन है। अब हम बात करते हैं केवल प्लाज्मा की, अगर जो कि पूरे ब्लड का 60% है। ये 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसमें 3 चीज़ें से मिलके ये बना हुआ है। सबसे पहला तो पानी हो गया या वाटर हो गया। वाटर पूरे प्लाज्मा का, पूरे ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं हम, या हम केवल प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। पूरे प्लाज्मा का 91% केवल वाटर ही होता है। इसके बाद 7 से 8% प्रोटीन होती है, 7 to 8% प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और बाकी 3 से 2% तक में ग्लूकोज, आयरन, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल या और चीज़ें जो कि ब्लड में रहती हैं। तो वो हमारा 3 से 2% या 2 से 3% पाया जाता है। प्रोटीन 7 से 8% होती हैं। ये 3 तरीके की होती हैं प्रोटीन, एक एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, ये 3 तरीके की प्रोटीन होती है। इसमें अगर हम फाइब्रिनोजन को हटा दें तो बाकी हिस्सा ये कहलाता है सीरम, यानी कि फाइब्रिनोजन को हटा दें यानी कि वाटर, प्रोटीन प्लस ये अदर एलिमेंट, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन मिला करके सीरम बनाते हैं। एक सिंपल फॉर्मूले की बात अगर हम करें तो प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इक्वल टू सीरम। फाइब्रिनोजन एक्चुअली हमारे ब्लड क्लॉटिंग में बड़ा काम आता है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे भी, क्योंकि जब ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसीजर होता है तो फाइब्रिनोजन जो होता है वो फाइब्रिन या धागों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कि रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं और ब्लड का थक्का जम जाता है। तो उस समय देखा होगा जब ब्लड का थक्का जमता है तो एक पीले रंग का जो है पानी जैसा लिक्विड निकलता है, वो एक्चुअली सीरम होता है, क्योंकि फाइब्रिनोजन तो आपका जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में, तो बाकी जो बह रहा होता है वो सीरम होता है। तो सीरम जो है वो प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन हटा दिया जाए तो उसको सीरम कहते हैं। इसमें एल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, इन सब का काम क्या, फाइब्रिनोजन का अभी मैंने बता ही दिया। तो प्रोटीन के बारे में अगर हम देखें तो एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन 3 है। एल्बुमिन जो है ये गाढ़ी प्रोटीन होती है और इसका जो है काम ब्लड को कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना, ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन को बना करके रखना, और जिससे कि इसके जो हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। और इसकी सिंथेसिस लीवर में होती है, हमारी बॉडी के लीवर में ये बनाया जाता है एल्बुमिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन की अगर हम बात करें, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हम आगे भी देखेंगे, अभी कई चीज़ों में काम आती है। ये 3 तरीके की होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा, बीटा और गामा, और इनका काम होता है एंटीबॉडीज़ और इम्यून सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करना। वो सब्सटेंसेस जो इम्यून या एंटीबॉडी को बना रहे हैं वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का उसमें पूरा रोल होता है, और ये बनती है लिम्फॉइड टिश्यू में। फाइब्रिनोजन ये फाइब्रस होती है, मैंने आपको बताया ही, जब ब्लड का थक्का जमता है तो ये फाइब्रिन या धागों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये फाइब्रस प्रोटीन होती है, और इसका काम क्या है, वही ब्लड क्लॉट में हेल्प करना। और इसका जो सिंथेसिस होती है ये बनती कहाँ है, लीवर या यकृत जिसे हम कहते हैं, ये हमारे लीवर या यकृत में बनती है। तो अब हमारे सामने तीनों प्रोटीन हैं, इसका काम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना, हाई कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखना, इसका काम एंटीबॉडी, इम्यून सिस्टम के सब्सटेंसेस को बनाना, और फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉट में हेल्प करना। और इसमें एल्बुमिन और फाइब्रिनोजन ये दोनों हमारे लीवर या यकृत में बनता है, जबकि ग्लोब्यूलिन जो है वो लिम्फॉइड टिश्यू में बनता है। ये हो गए आपके प्लाज्मा के प्रोटीन के बारे में। अब हम बात करते हैं, प्लाज्मा के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं सेलुलर एलिमेंट के बारे में। सेलुलर एलिमेंट्स माने कि हमारी ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स 3 तरीके की होती हैं, रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट जिन्हें हम कहते हैं, आरबीसीज कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। मैंने आपको चारों नाम बोले, कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पर भी एक भी नाम अगर दिख जाए कि ये क्या है, इनको आरबीसीज भी लिखा हो सकता है, एरिथ्रोसाइट्स भी लिखा हो सकता है कहीं,
और रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं जिनको हम हिंदी में कहते हैं। दूसरी होती हैं WBCs जिनको हम श्वेत रक्त कणिकाएं, ल्यूकोसाइट्स या WBCs या सफ़ेद रक्त कणिकाएं कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। प्लेटलेट्स, तीसरी है प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये 3 तरीके की हमारी सेल्स होती हैं। कहाँ बनती हैं ये तीनों, अब हम इसको देख भी लेते हैं। अभी हमने बताया था कि ये बोन्स में बनती हैं। तो ये है बोन, हमने एक आइडियल बोन ले ली है। तो इसमें क्या है कि ऊपर और नीचे ये होता है रेड बोन मैरो, यानी इसके एंड, जो हड्डियों के एंड में जो होता है वो होता है रेड बोन मैरो। तो नाम से ही रेड है, लाल है, तो इसका काम क्या है, रेड ब्लड सेल्स को बनाना, लाल रक्त कणिकाओं को बनाना। ये रेड बोन मैरो का काम होता है, लाल अस्थि मज्जा। और बीच में येलो बोन मैरो होती, यानी बीच में मतलब हड्डियों का जो अंदर का खोखली कैविटी होती है उसमें येलो बोन मैरो पाई जाती है, पीली अस्थि मज्जा, जिसके अंदर प्लेटलेट्स या आपकी वाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो कि लाल रक्त कणिकाएं हैं रेड बोन मैरो में, और वाइट WBCs या श्वेत रक्त कणिकाएं हैं या प्लेटलेट्स हैं, ये हमारे येलो बोन मैरो में बनती हैं हड्डियों के। अब इसके बाद हम डिटेल में जाते हैं इसके रेड RBCs, एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल्स जिन्हें कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। इनके डिटेल में जाते हैं कि ये क्या होती हैं, कैसी होती हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम इनके शेप, साइज या कितनी होती हैं इसकी बात करते हैं। कितनी होती हैं, ये हमारी ब्लड सेल की जितनी तीनों ब्लड सेल जो पाई जाती हैं, सेलुलर एलिमेंट जो होते हैं, उस सेलुलर एलिमेंट में केवल 95% अकेले RBCs होती हैं, यानी सबसे ज़्यादा RBCs पाई जाती हैं। और इसीलिए हमारे रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। RBCs सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, इसीलिए हमारे रक्त का रंग लाल होता है। ये कितनी होती है, 95% ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि 95% केवल लाल रक्त कणिकाएं ही होती हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, पूरे ब्लड का 95% नहीं होती हैं। ये जितनी भी तीनों रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, उनमें से अकेले ये 95% होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या होती है 45 लाख से लेकर के 50 लाख पर क्यूबिक mm, या जिनको हम कह सकते हैं, अक्सर लोग मिलियन में कंफ्यूज होते हैं। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो अगर हम इसको मिलियन में बात करें तो 4.5 मिलियन टू 5 मिलियन पर क्यूबिक mm, ये इनकी काउंटिंग होती है हमारी ब्लड सेल्स की। इनके अंदर इनका शेप जो है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो शेप जो है सर्कुलर होता है, डिश शेप होता है और बाई कॉनकेव होता है। बाई कॉनकेव यानी कि बीच में धंसा हुआ। और अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि ये किस तरीके की हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आटे की हम गोल गोल जो है गोली बना लें और गोली बना के उसको बीच से हम दोनों उंगलियों से दबा दें, तो ठीक इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है RBCs का। क्योंकि इनका केंद्र जो होता है वो समाप्त हो जाता है, जैसे ये बनते हैं इनका केंद्र समाप्त हो जाता है, जिसकी वजह से उस जगह पर खाली स्थान हो जाता है। तो ये धसी हुई बीच में होती हैं। तो RBCs जो होती हैं वो बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव और डिश शेप सेल्स होती हैं, जो कि सर्कुलर होती हैं। ठीक, इनके जो सरफेस है इस पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, जिसको कि हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन नाम का रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये लाल दिखती हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं।
आगे बढ़ें तो इनकी सिंथेसिस कहाँ होती है, ये मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया कि शॉर्ट और लॉन्ग बोन्स हमारी बॉडी में जितनी भी होती हैं उनके एंड में रेड बोन मैरो में इनकी सिंथेसिस होती है। इनका निर्माण किन चीज़ों की हेल्प से होता है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड, ये दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हमारी डाइट में फोलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी है तो हमारी RBCs कम हो जाएंगी। अभी मैंने बात करी थी फीटस की कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको डॉक्टर क्यों देते हैं फोलिक एसिड और ये सारी, क्योंकि न्यूट्रिएंट जो है मदर के थ्रू बच्चों में पहुंचता है। ब्लड वो बना रहा है लेकिन उसको फोलिक एसिड B12 इन सब की बहुत ज़रूरत है। बॉडी में खुद जब किसी भी लेडी के ब्लड होगा तब वो किसी को न्यूट्रिशन दे पाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लड का काम एक ये भी है, अभी हम पढ़ेंगे ही कि इनका काम क्या है, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी मटेरियल, इन सब का ट्रांसपोर्ट करना। तो B12 और फोलिक एसिड इसके फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फोलिक एसिड आयरन, जो कि आयरन का एक कंपाउंड है। इनका एवरेज लाइफ जो होती है वो 120 दिन होती है। ये अपने जन्म लेने के 120 दिन तक ही केवल जिंदा रहती हैं। इसके बाद ये कहाँ जाती हैं? क्यों? इसके बाद की बात अगर हम कर रहे हैं तो जनरली सेल में लाइसोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं? सुसाइडल बैग होते हैं हमारे सेल के। जब हमारी सेल ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय होती है, तो कैसे होती है? अब वो डेड सेल तो पड़ी नहीं रहेगी, तो उसके अंदर जो लाइसोसोम होते हैं वो फट जाते हैं या उसके एंजाइम छोड़ देते हैं, जिनको सुसाइडल बैग इसीलिए कहते हैं कि वो उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो लाइसोसोम जो होते हैं या आत्महत्या के थैले जिनको हिंदी में हम कहते हैं, ये इनमें नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस हमने बताया इनमें नहीं होता है। तो ये डिस्ट्रॉय कैसे होती हैं? ये जो है हमारे तिल्ली या जिसको स्प्लीन कहते हैं, ये वहाँ चली जाती हैं। जब पहुँचती हैं डेड सेल्स तो उनका विखंडन वहाँ पर कर दिया जाता है, वहाँ पर उनको उनके कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाता है। स्प्लीन कहाँ पाया जाता है? हमारे स्टमक के नीचे लेफ्ट साइड में स्प्लीन पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे हम पढ़ेंगे इसको। तो इसकी कमी से क्या होगा? रक्ताल्पता या जिसको हम एनीमिया कहते हैं। अक्सर सुना होगा एनीमिया हो गया। डॉक्टर जो है, डॉक्टर के पास जाओ, वीकनेस बहुत लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, डॉक्टर तुरंत आँख जो है चेक करता है, पीली पीली दिख रही, हल्की सी जो है ब्लड कम है और आपको एनीमिया हो रहा है। अब कारण क्या है ये तो फिर बाद में डायग्नोसिस से पता चलता है कि क्यों हो रहा है। तो अब हमने अगर RBCs की बात करी है तो हमें हीमोग्लोबिन की भी बात करनी है, क्योंकि मैंने कहा कि उसके सरफेस में पाया जाता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके कलर के लिए, और ये एक रेस्पायरेटरी पिगमेंट होता है मैंने बोला। तो इसको अभी हम डिफाइन करते हैं। तो हीमोग्लोबिन इसकी सरफेस पे पाया जाता है और ये रेस्पायरेटरी पिगमेंट होता है। रेस्पायरेटरी पिगमेंट का मतलब ये होता है कि यही हीमोग्लोबिन जो है जब ब्लड जो है हार्ट से लंग्स में भेजा जाता है और हम लोग श्वसन या रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं। ऑक्सीजन जब अंदर खींचते हैं तो लंग्स में आया हुआ हीमोग्लोबिन, जो कि बॉडी के विभिन्न हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो छोड़ देता है लंग्स में और वहाँ से बाइंडिंग कर लेता है ऑक्सीजन की से, ऑक्सीजन से मिलकर के ये बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के से जो है वो हार्ट के थ्रू होकर के पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ऑक्सीजन पहुंचा दी जाती है सब जगह। वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वापस वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में लेता है और लंग्स में आकर के कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ देता है। तो यानी कि ये हमारे रेस्पायरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। इसीलिए हमारे बॉडी में इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी कमी हुई तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेन देन और भी कई काम हैं इसके, उन पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो
अब हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? एक एवरेज मेल में इसकी काउंटिंग जो है 14 से 17 ग्राम पर डीएल होती है, जबकि फीमेल में 12 से 15 ग्राम पर डीएल होती है। इसके नीचे किसी का भी है तो वो एनीमिक माना जाएगा या रक्ताल्पता का रोगी माना जाएगा। हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन प्रोटीन। हीम जो होती है ये एक्चुअली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पोरफायरिन, जिसमें कि बीच में आयरन होता है और ये एक रिंग फॉर्म में होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड पोरफायरिन। ये टोटल हीमोग्लोबिन के वेट का लगभग 4% होती है पोरफायरिन। और ग्लोबिन प्रोटीन, तो ये दोनों मिलकर के हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो हमने बताया ही अभी कि ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, और साथ ही जब स्प्लीन में ये आरबीसीज जाती हैं तब हमने बताया कि ये आरबीसीज जो हैं इनमें लाइसोसोम होते नहीं, अपने आप तो ख़त्म होती नहीं है। तो ये जब स्प्लीन में जाती हैं तो स्प्लीन इनको इनके कंपोनेंट्स में तोड़ देता है। हीम अलग कर दिया, प्रोटीन अलग कर दिया। हीम जो है इसमें पोरफायरिन जो होता है हीम में, तो उसको आयरन अलग कर देती हैं और इसको कन्वर्ट कर देती हैं बिलरोबिन में। बिलरोबिन येलो या पीले रंग का एक कंपाउंड बन जाता है, जिसको कि ये ब्लड के ही थ्रू भेज देती हैं लीवर में, और लीवर में बिलरोबिन पित्त के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, जो कि बाद में जाके डाइजेशन में मदद करता है। तो बिलरोबिन जो होता है, इसी की वजह से बिलरोबिन, बिलवर्डिन, इनकी वजह से पित्त का रंग पीला होता है। पित्त या जिसको हम बाइल जूस कहते हैं, जो कि गॉल ब्लैडर में इसका डिपोजिशन किया जाता है। तो ये बिलरोबिन जो है बनता है किससे? पोरफायरिन के तोड़ने से, पोरफायरिन के को डिवाइड करके। कौन करता है? स्प्लीन। तो अब फिर डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन क्या कहलाती है? वही एनीमिया या रक्त अल्पता। तो ये हो गया हमारा आरबीसीज के बारे में। हमने पढ़ा प्लाज्मा और इसके अलावा उस सेलुलर एलिमेंट ऑफ ब्लड, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद हमने आरबीसीज और हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसीज, वाइट सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको कहते हैं, और तीसरा पार्ट प्लेटलेट्स, इनके बारे में, इनके फंक्शन के बारे में, ये हम पढ़ेंगे अपने सेकंड पार्ट में। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बेल आइकन दबा करके, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिल जाए, क्योंकि इसके तुरंत बाद में वो नेक्स्ट वीडियो भी डालने वाली हूँ। और उनके अगले वीडियो में ब्लड क्लॉट, ब्लड ग्रुप और इनसे होने वाली बीमारियाँ ब्लड के वजह से, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।